हाउ आर यू। वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस बार काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डाले हुए, कम से कम 10 दिन हो गए, बिकॉज मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो इस कारण से थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पाया। आज अपन वो एटी जो 2018 का पेपर सॉल्यूशन किया था अपन ने, उसके कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, तो वो कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे। और आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया था, इसके बाद मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ही स्टार्ट करूँगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है क्वेश्चन कि लेट ए बी नॉन सिंगुलर डायग्नोजेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद ए एन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ए इनवर्स इज डायग्नोजेबल। देखो, अपन जब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, एक टॉपिक ये भी अपन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। उसमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एटीसी के अंदर, ठीक है। शायद मैं अगला टॉपिक ये वाला ले लेता हूँ, डिफरेंस इक्वेशन पिछली बार पढ़ाया भी था मैंने, तो ये वाला टॉपिक अपन पहले ले लेंगे। तो अब देख क्या है ना, सब सिखाऊंगा उसमें ए एन वैल्यू क्या होती है, ठीक है, क्या सब कुछ फाइंड करते हैं, 2 दिन के अंदर हो जाएगा। अगला टॉपिक ये ले लेते हैं। तो भैया देखो, ऐसा है, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ, याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ ए एन वैल्यू, ठीक है, याद रखना, ये मैं बताऊंगा आपको। सपोज किसी की ए एन वैल्यू क्या होगी, एक जिसकी मान लेते हैं -2 3 और 6 आपकी ए एन वैल्यू, तो आपको पूछे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो इनको प्रोडक्ट कर दोगे तो आपका आ जाएगा -36। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अभी क्या बोल रहा है कि इसका नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नॉन सिंगुलर मतलब होता है जिसका ए डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपने ए इनवर्स निकाला होगा, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपने देखा होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर। अब है, तो उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और डिटरमिनेंट ए कितना होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए एन वैल्यू होता है। तो अगर किसी का प्रोडक्ट, ए एन वैल्यू का प्रोडक्ट अगर 0 नहीं आ रहा, तो उसका क्या होगा, ए इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। अब देखो, अब प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, 0 तब आ सकता है जिसमें से अगर कोई एक ए एन वैल्यू, ध्यान सुनना, अगर कोई एक ए एन वैल्यू 0 हो गई तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखो, एक ए एन वैल्यू ये वाली 0 हो गई, तो ये नहीं हो पाएगा। इस वाले में देखो एक और 0 हो गई, तो ये नहीं हो पाएगा। इस वाले में देखो ये भी 0 हो गई, तो ये भी नहीं हो पाएगा। लास्ट ऑप्शन सी बचता है, जिसके अंदर अपन के तीनों कोई भी नॉन, एक भी एन वैल्यू 0 नहीं है। तो ये क्या होगा, राइट होगा, तभी इसकी क्या होगी, इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा ऑप्शन चेक करना था, कौन से ऑप्शन के अंदर एन वैल्यू 0 नहीं है, तीनों तीनों में तीनों 0 नहीं होने चाहिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, ये मैं आपको बताऊंगा, एक 4 फीट इक्वेशन, क्लेरोड इक्वेशन जब अपन डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है। अभी फिलहाल देखो क्या होती है, देखो सिंपल सा, आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स डी जेड बाई डी एक्स प्लस वाई डी जेड बाई डी वाई माइनस जेड इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स डी जेड बाई डी वाई, है ना। अब ये क्या होती है, इस इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अपन उसको क्लेरॉट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। किस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्लेरॉट। ये मैं बताऊंगा आपको क्लेरॉट इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो जब अपन करेंगे तभी डिस्कस करेंगे। अब सिंपल सा क्लेरॉट इक्वेशन क्या होता है कि डी जेड बाई डी एक्स को अपन ए लिखते हैं, डी जेड बाई डी वाई को बी लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। लेकिन अपन को इस क्वेश्चन का इतना कुछ करना नहीं था, इधर लिख दो एक्स ए प्लस वाई बी माइनस जेड इक्वल टू, ये आपका ए, ये हो गया आपका बी, है ना। तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी, ये आएगी जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी, वेर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। इसको आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन अपन को इतना पूछा ही नहीं था ये जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो यहाँ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, इसको फिर आगे सॉल्व किया जाता है, ए और बी को एलिमिनेट किया जाता है डिफरेंशिएट करके। तो लेकिन आपको इतना नहीं पूछा था, आपको सिर्फ इक्वेशन पूछी, तो दैट्स आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्लेरॉट इक्वेशन बोलते हैं, क्लेरॉट, ठीक है, क्लेरॉट इक्वेशन याद रखना ये, ठीक है। अपन उसको पूरा डिस्कस करेंगे। और एक और बात, आप अगर चाहते हैं कि वीडियो डेली आते रहे, तो वीडियो को शेयर जरूर करा करो। अगर थोड़े बहुत लोग देखते हैं तो मुझे भी मज़ा नहीं आता, मेरे भी मोटिवेशन नहीं आता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो उस वीडियो को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो, द सॉल्यूशन ऑफ ये यू एन प्लस 3 4, अपन क्या करते हैं, एन की वैल्यू एक बार के लिए 1 ले लेते हैं,
1 ले लो या 0 ले लो, जो भी लेना है 1 ले लेते हैं अपन। तो ये कितना हो गया, u4 माइनस 4u3 प्लस u2 प्लस 6u1 इक्वल टू 0। u4 को एक तरह से आप ऐसे ट्रीट करो, d4 अपॉन वाई dx4 माइनस इसको एज्यूम करो dq y अपॉन dx3, इसको आप एज्यूम करो d2y अपॉन dx2 प्लस 6 इसको एज्यूम करो dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब ऐसा एज्यूम करो एक तरह से, ठीक है ना, ये है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, dqy माइनस d2y प्लस dy लिखा हुआ है प्लस y लिखा हुआ है इक्वल टू 0। तो आप क्या करते थे, आप क्या करते थे, यहाँ से इसको इक्वेशन निकालते थे, dq माइनस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू और y इक्वल टू 0, और इसको आप सॉल्व करते थे। आ रही बात समझ। अब ऐसे क्या करना है, इसके अंदर से dy बाई डी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा डी क्यूब, ध्यान से देना क्योंकि 4 के अंदर से चला गया, डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 6 इक्वल टू, एक तरह से इक्वेशन ऐसे मान के चलो y इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैं n की वैल्यू 0 लेता ना तो सही रहता और ज़्यादा अच्छा समझ में आता। कोई बात नहीं, अब ये इक्वेशन आ गई डी क्यू माइनस, एक तरह से डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपकी y की तरह काम कर रहा है ना। अपन यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लो, देखो डी क्यू माइनस 4d स्क्वायर कैसे करोगे, इसके फैक्टर कर दें अपन। फैक्टर कैसे करना है, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करना आता है। तो d की वैल्यू 2 इसको सेटिस्फाई कर रही है, रख के देखो, तो d उसका जो होगा ना वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा d इक्वल टू 2। अब कैसे करते हैं, देखो d इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है, एक बॉक्स बनाते हैं, आपने देखो 1 इसे कोफिशिएंट लिखते हैं 1 6, यहाँ d की वैल्यू इस फर्स्ट को फर्स्ट से ऐसे लिखते हैं, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आता है 2, वापस से ऐड करेंगे -2, फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -4, फिर बचेगा यहाँ पर -3 ऐड करने पर, फिर इस 2 को करेंगे तो यहाँ आएगा -6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा d माइनस 2, फिर ये कोफिशिएंट डी स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इक्वल टू 0। वापस समझाता हूँ, देखो क्या है। सबसे पहले जब भी इक्वेशन दी हुई है ना, क्यूबिक इक्वेशन, उसके अंदर एक फैक्टर आप फाइंड कर लो, जैसे d इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर d इक्वल टू 1 करेगा, या d इक्वल टू -1 करेगा। ये अपन अपन जब पढ़ेंगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर एक फैक्टर को यहाँ लिखना है, इसके बाद में यहाँ कोफिशिएंट किसका लिखना है, डी स्क्वायर का, डी का सॉरी डी क्यूब का लिखना है, यहाँ डी स्क्वायर का, फिर डी का, और यहाँ कांस्टेंट। तो डी क्यूब का कितना था, यहाँ 1 था, डी स्क्वायर कितना था -4 था, डी का कितना था 1 था, और कांस्टेंट कितना था 6 था। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद फर्स्ट वाले नंबर को ऐसा एज इट इज लिखना है, 1 का 1 लिखना है, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितना आएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करना, -4 और 2 कितना हुआ -2, ये प्रोसेस वापस करना, -2 को 2 से करो कितना है -4, 1 में वापस ऐड करो कितना है -3, -3 को वापस 2 से करो कितना है -6, लास्ट में जाकर आपका 0 हो जाएगा। अब इस d को d इक्वल टू 2 के लिखो d माइनस 3। अब जो ये कोफिशिएंट आपके पास ये जो आएगा ना, ये फर्स्ट वाला होगा डी स्क्वायर कोफिशिएंट, सेकंड वाला होगा d का, थर्ड हो जाएगा कांस्टेंट का। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, d माइनस 2 डी स्क्वायर माइनस 2d का कितना हो जाएगा d माइनस 3 और d प्लस 1। समझ में आ रही है बात, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, और क्या आ गई -1 आ गई। यहाँ तो किसको दिक्कत, ठीक है। d इक्वल टू कितना आ गया -1, एक आ गया 2 आ गया, एक 3 आ गया। अब ध्यान से ऑप्शन देखो आप, अगर आप ऑप्शन देखोगे ध्यान से तो देखो जो आपके पास में d की वैल्यू है वो d की वैल्यू 2 3 -1 है, यहाँ लिख देता हूँ, d की वैल्यू है 2 3 -1। तो आपका u1 जो होगा ना वो इसी रेशियो, इसी के n के प्रोपोर्शनेट में होगा। देखो 2 3 n किधर आ रही है, देखो -1 2 3, ये आ रहा है क्या 1 -2, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ -1 2 3 इसी के अंदर, ऑप्शन के अंदर है -1 2 और 3 इसी ऑप्शन में। दैट्स वाई आपका डी इज द राइट आंसर। क्लियर बात समझ में आई, ठीक है। इसको हम और डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के लिए बता दिया, बाकी जब ये कराऊंगा तो इसी हिसाब से करूंगा। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 2 पाई ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, हमेशा याद रखना इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन में अपन इंटीग्रेशन फर्स्ट किसका करेंगे, देखो 0 से 1 लिमिट है, ये ऑब्वियसली आर की रही होगी, और ये रही होगी थीटा या फाई की, और तीसरा बच गया ये फाई की, है ना।
तो सबसे पहले अपन इंटीग्रेशन करेंगे आर का। देखो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, आर क्यूब बाई 3 होगा। तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई ऐसे कैसे छोड़ दो, 0 से पाई बाई 4 ऐसे छोड़ दो, और आपने आर स्क्वायर का किया तो आर स्क्वायर का होगा आर क्यूब बाई 3, कितना होगा आर क्यूब बाई 3, और आपका साइन थीटा ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है, डी आर चला गया, डी थीटा रहेगा, डी फाई रहेगा, यहाँ तक किसी दिक्कत। अब आर क्यूब में लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है 0 से 1, तो ये हो जाएगा 1/3, तो 1/3 को आप ले लो बाहर। अब बचा 0 से 2 पाई, ये बचा 0 से पाई बाई 4, अब बच गया आपका 1 रख दिया आपने, यहाँ बच गया साइन थीटा डी फाई, यहाँ तक दिक्कत। अब साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का, साइन का कर लेते हैं, साइन का कितना होगा इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस थीटा, साइन का क्या होता है माइनस कॉस थीटा, 1/3, 0 से 2 पाई, साइन का हो गया माइनस कॉस, ठीक है, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा, लिमिट कितनी है 0 से पाई बाई 4, और यहाँ क्या बच गया सिर्फ डी फाई बच गया। यहाँ तक कुछ दिक्कत, जब आपने लिमिट लगाई तो ये आएगा 1/3, ध्यान से देखना, 0 से 2 पाई 4, माइनस को आप बाहर ले लीजिए, कॉस पे कॉस थीटा लगाओ कितना आएगा, कॉस 1/4 होता है 1/√2, ये हो गया 1, लास्ट में बच गया डी फाई। अब डी फाई का कर लो, डी फाई कितना हो जाएगा बॉस, -1/3, 1/√2 कितना हो जाएगा डी फाई अपॉन √2 माइनस 5, और लिमिट कितनी होगी 0 से 2 पाई। अब इसमें रख दो आप लिमिट, तो ये कितना हो गया -1/3, जैसे आप रखोगे 2 पाई तो ये आएगा 2 पाई बाई √2 माइनस 2 पाई, 2 पाई को बाहर ले लो तो -2 पाई बाई 3, अंदर क्या बच गया 1/√2 -1, यहाँ किसी को दिक्कत, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 पाई अपॉन 3, क्योंकि √2 से √2 के बाद में कैंसिल होगा, और ये बन जाएगा आपका √2 - 1। इसको रेंज करोगे, इसको एलसीएम लोगे, इसको कट करोगे, माइनस को अंदर भेजोगे, तो ये वाला ऑप्शन आपको दिखता होगा। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th-12th का क्वेश्चन आया था, द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय जेड जेड जेड, और ये पूछा आपको, ठीक है, देखो क्या करना है, सेट जेड बार, ये दिया हुआ इक्वेशन, देखो सिंपल सा, z को आप ले लो x प्लस आयोटा वाई, तो आपका z बार होता है x माइनस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा आपने, ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो। आपको ये पता होना चाहिए जेड जेड बार जो होता है ना वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कर लेना, आप देख लेना, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर देना, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा जेड कितना हुआ एक्स प्लस आयोटा वाई, 1 माइनस आयोटा, ये हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ध्यान देखना यहाँ से 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखो मैं एक्स वाली पार्टी सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सोच के देखना, 1 को करोगे तो एक्स आएगा, आयोटा वाई आएगा, आयोटा एक्स आएगा, माइनस वाई आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, एक्स आएगा, माइनस आयोटा वाई आएगा, माइनस आयोटा एक्स आएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर वाई मतलब माइनस का वाई, समझ रहे हो। तो कट क्या कर रहा है, देखो यहाँ से आपको कटेगा आयोटा वाई, ये आयोटा वाई कट गया, आयोटा एक्स कट गया, तो क्या बच गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, माइनस का 2y, ये x और ये x ऐड हो जाएगा, ये y और y ऐड हो जाएगा, माइनस का 2y। ये आपको इक्वेशन किसकी लग रही है, ये सर्कल की इक्वेशन है, याद है सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर कितना होगा, इसके सेंटर होंगे -1 कॉमा -1, इसकी रेडियस कितनी होती है बताओ, √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है, सी की वैल्यू 0, जी की वैल्यू 1 और 1, तो कितना आएगा r इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 0, तो r कितनी आ जाएगी √2, तो रेडियस 2 होनी चाहिए, सेंटर -1 1 होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, सर्कल हुज सेंटर इज -1, 1 एंड रेडियस इज √2, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, तो बोल रहा है द सॉल्यूशन ex, ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो ये जो इक्वेशन आएगी इसके सॉल्व करने पर वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगी कि नहीं होगी। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मान लो कोई फंक्शन f(x) है, इसी का और इसका सॉल्यूशन आता है, मान लो ये सॉल्यूशन है,
और इसकी इक्वेशन का सोल्व आया था c1 एक्स प्लस c2 प्लस c3 या इसको लैम्डा भी ले सकते हो, λ1 ले सकते हो, λ2 λ3 जहां पर λ1 λ2 3 क्या होंगे, कोई नंबर होंगे, ठीक है ना, रियल नंबर कोई भी ना। मुझे एक चीज बताओ, ऐसा कोई नंबर है इसकी इक्वेशन फुट करने पर ये जीरो हो जाए? ऐसा कोई नंबर नहीं, क्योंकि एक तरफ ई एक्स आ रहा है, एक तरफ एक तरफ ई की पावर 2x आ रहा है। आप λ1 λ2 λ3 की वैल्यू ये नॉन इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये तीनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं आप बोलोगे 0 0 0 लिख दिया सर, जीरो आ रहा ना। तो ऐसी कोई भी वैल्यू पुटअप करने पर अगर ये λ1 λ2 λ3 नॉट इक्वल टू 0 ऐसा कुछ पुट करने पर अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तब तो लीनियर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अगर जीरो नहीं आती है तो वो होते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। लैम्डा की वैल्यू नहीं होगी जिस पे जीरो आएंगे तो सिंपल सा लीनियर इंडिपेंडेंट एट एवरी रियल इंटरवल पर ये लीनियर इंडिपेंडेंट आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। अब ये क्वेश्चन क्या है, इस पर आया हुआ कॉची यूलर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन पर आया हुआ है। मैं समझाता हूँ थोड़ा सा क्या होता है ये, ठीक है, पहले समझो आराम से, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं ना। याद रखना, इसको बोलते हैं कॉची यूलर होमोजेनियस इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन। क्या होती है, ध्यान रखना, अगर इक्वेशन एक्स एन डी एन वाई डी एक्स की पावर एन प्लस सी एन एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन और ऐसे करते करते चलती रहे पी एक्स, तो इस टाइप एक्स एन तो यहाँ पर डी एन या एन माइनस वन तो यहाँ पर भी एन माइनस वन ऐसा है, तो इसको बोलते हैं कॉची कॉची यूलर होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, कॉची यूलर होमोजेनियस इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर भी, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, तो ऐसी इक्वेशन क्या होती है, कॉची यूलर होमोजेनियस इक्वेशन। अब ध्यान समझना कॉची यूलर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, एक सेकेंड है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले सॉल्यूशन सुन लो। भी आपकी इस टाइप की क्वेश्चन आएगी तो आपको क्या करना है, मैं लिखा देता हूँ, लिख दो एक्स क्यूब डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब डी एक्स क्यूब। इसको आपको लिखना है, याद रखना है, इसको लिखना है डी माइनस वन डी माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाए तो उसको लिखना है डी माइनस वन वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाए इसको लिखना है डी वाई। ये मैं जब पढ़ाऊंगा तो पूरा अच्छे से बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, ठीक है। अपन जब ऐसा होने के बाद इसके बाद अपन निकालते होंगे, आपने डिफरेंशियल पढ़ाई होगी, एक सी एफ निकालते हैं एक पी आई निकालते हैं, और y जो होता है वो सी एफ प्लस पी आई का सम का सोल्यूशन होता है। सी एफ कैसे निकालते हैं, देखो जब ये इक्वेशन अपन इसको रखेंगे तो एक्स को क्या रखूंगा मैं, डी माइनस वन वाई, फिर रखूंगा माइनस डी वाई, अभी बताया मैंने, फिर वाई, और सबसे लॉग एक्स को मैंने क्या मान लिया है, लॉग एक्स को मान लिया है जेड, तो एक्स कितना होता है ई की पावर जेड। जब ये पढ़ाऊंगा तो अच्छी तरह बताऊंगा कि क्यों जेड मानते हैं, ठीक है। एक्स वाले टर्म को हटाने के लॉग एक्स हमेशा अपन जेड मानेंगे इस टाइप की इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, जेड हो गया। उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन वाई इक्वल टू जेड, तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन वाई इक्वल टू जेड, है ना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, लॉग एक्स इक्वल टू जेड क्यों मानना है, क्योंकि मानेंगे अपन, ये जब मैं कराऊंगा अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ अपन सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा अपन इतना डिटेल में जा रहे हैं। अब सी एफ क्या होगा, सी एफ कैसे निकालते हैं, ये जो वाला पार्ट है, पार्ट को क्या करते हैं अपन, ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर अपन, मैं पेंशन कर देता हूँ, इसको एम कर देते हैं, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो हो गया एम माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एम की वैल्यू वन आ गई, दूसरी वैल्यू भी वन वन आएगी, ठीक है। तो अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, तो इसका सी एफ जो दोस्त होगा वो होगा सी वन प्लस सी टू जेड, ठीक है, क्योंकि जेड का अंदर इक्वेशन है सी वन प्लस सी टू जेड और ई की पावर जेड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। जेड की एक्चुअली वैल्यू क्या है, जेड कितना आपका लॉग एक्स और ई की पावर जेड क्या है, एक्स है, तो अगर इसके अंदर वैल्यू रखो तो आपका सी एफ आएगा सी वन प्लस सी टू लॉग एक्स और ई की पावर जेड मतलब क्या है, एक्स है, ठीक है। तो पहली बात सी एफ, अब देखो अगर आप चार ऑप्शन चेक करो
तो देखो ये बी ऑप्शन है ना, वो एक्चुअली मैच कर रहा है C1 प्लस C2 लॉग एक्स। देखो ध्यान से देखो, C1 प्लस C2 लॉग एक्स इंटू एक्स। और किसी ऑप्शन के अंदर इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब देखो, सबसे पहले तो इतने करने के बाद आंसर आ जाना चाहिए बी। अब एक अपन का पी आई बच गया है, पी आई कैसे निकालेंगे? निकालेंगे देख लेते हैं, बाकी अगर नहीं निकालोगे तो भी चलेगा क्योंकि अपन का आंसर तो आ गया है। अब पी आई कितना आ रहा है, पी आई ध्यान से देखना। करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे अपन, पी आई कितना हो जाएगा, जेड अपॉन, देखो यहाँ से देखना है जेड अपॉन और ये डी माइनस वन का स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करेंगे, पी वाई आई इक्वल टू जेड, डी माइनस वन का स्क्वायर को लिखेंगे अपन वन प्लस डी स्क्वायर माइनस टू डी लिख सकते हैं। अब इसकी पावर कितनी होगी, वन। अब ये पावर पॉइंट वन जाएगी तो मैं आपको पूरा सॉल्व करना बताऊंगा ये कैसे करते हैं ये, ठीक है ना। तो ये जब, सॉरी, हाँ, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी ना। तो पी आई कितना हो जाएगा, देखो ध्यान सुनना, वन प्लस डी स्क्वायर माइनस टू डी, इसकी पावर माइनस वन और ये जेड। अब क्या होता है, एक एक्सपेंशन होता है, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन का एक्सपेंशन होता है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये पढ़ा होगा, ये सब अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। वन प्लस डी स्क्वायर माइनस वन के, अब इसको क्या करेंगे, पी आई इक्वल टू, सो जब आप एक्सपेंड करोगे वन माइनस डी स्क्वायर माइनस टू डी, ठीक, आगे नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि यहाँ सिर्फ जेड है। अगर देखो आगे करोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आने लगेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर तो डिफरेंशियल जीरो होने लग जाएगा, तो अपन नहीं करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जब जेड को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जेड माइनस ये आएगा डी स्क्वायर जेड, ये माइनस माइनस प्लस ये होगा टू डी जेड। अरे बात सुन रहे हैं, अभी हो गया जेड डी स्क्वायर जेड का, डी स्क्वायर दो बार डिफरेंस हो जाएगा जीरो, टू डी, टू का टू, डी जेड, जेड का मतलब वन हो जाएगा, तो जेड का मतलब क्या होता है वन, वन टू, यहाँ टू तो है ही, तो ये हो जाएगा जेड प्लस टू फाइनली आएगा। और जेड क्या था आपका, जेड था आपका लॉग एक्स, तो लॉग एक्स प्लस टू, ये फाइनली क्या आएगा, पी आई। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसके अंदर इस सी एफ के अंदर तो फाइनल आंसर होगा अपना सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ कितना आया था अपना, सी वन प्लस सी टू लॉग एक्स और एक्स प्लस, और ये आंसर आ गया लॉग एक्स प्लस टू। तो ये जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो आपका एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इतना अपन करने की जरूरत नहीं थी। आ गया बात समझ में, इतना हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कर सकते हो आप ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये काम का है और ये अपन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तब मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि होता क्या है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है देखो, एक तो होता है एनालिटिक फंक्शन और एक होता है एंटर फंक्शन, ठीक है, ये दोनों है। अब अपन इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। देखो डेफिनेशन लिखो, ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन at point 0 if f is differentiable not only at z0 but every point of some neighborhood of z0। कहने का मतलब ये है कि एफ जेड जो होगा वो एनालिटिक फंक्शन तब होगा, ये मान लो ये यहाँ पर z0 है, तो इसके नेबरहुड पॉइंट पर के सारे का नेबरहुड पास में जितने पॉइंट हैं, अगर इन सब के अंदर एफ जेड जीरो जो है वो डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कैसा होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। कैसा होगा, एनालिटिक फंक्शन। अब एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन लिखो, a function which is analytic everywhere for all z in the complex plane is known as an entire function। a function which is analytic everywhere, एक ऐसा फंक्शन जो सब जगह एनालिटिक फंक्शन हो, कहां पर, फॉर ऑल z इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो ऐसे फंक्शन को अपन एंटर फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन को कोई फंक्शन का एंटर फंक्शन चेक करना है, तो एनालिटिक चेक कर लो, एनालिटिक फंक्शन चेक कर लो। अब मैं आपको एनालिटिक फंक्शन की चीज बताता हूँ। मैंने क्या बोला, फंक्शन कैसा होना चाहिए, वो एफ जेड जो होना चाहिए सारे पॉइंट पे क्या होना चाहिए, आसपास के जितने पॉइंट है सब पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब मस्ट कंडीशन कौन सी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन, देखो जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ेंगे, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जब मैं पूरा पढ़ूंगा तो आपको अलग फील आएगी। अब मान लो एक एफ जेड है, वो यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में, ठीक है, कुछ भी हो सकता है साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स दिया हो, कुछ अंदर है, ठीक है। अब एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी दिया हुआ है, तो सिंपल सा कंडीशन याद रखोगे, अगर डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी वाई, फर्स्ट कंडीशन, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, सेकंड कंडीशन, डी यू बाई डी वाई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स,
ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अगर ये दोनों चीजें सेम आती है तो फंक्शन कैसा होता है? फंक्शन होता है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन। और अगर फंक्शन सब जगह एनालिटिक है तो वो एंटर फंक्शन हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन अपन को चेक करनी पड़ती है, जब अपन कराएंगे तो अपन को बताएंगे। अब देखो, अगर आपको पता है साइन हाइपरबोलिक जेड ये होता है ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2, और कॉस हाइपरबोलिक जेड क्या होता है? ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2। ये तो पढ़ा होगा। अब ये ई की पावर जेड, अगर तुम इस कंडीशन को इन दोनों में सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? दोनों के दोनों क्या आएंगे? एंटर फंक्शन आएंगे। क्या आएंगे? एंटर फंक्शन। एनालिटिक भी आएंगे, एंटर फंक्शन भी आएंगे। सिंपल सी बात, ई जेड जो होता है ना वो आपका एंटर फंक्शन होता है, और दो एंटर फंक्शन का सम या माइनस भी क्या होता है? एंटर फंक्शन होता है। तो साइन हाइपरबोलिक जेड और कॉस हाइपरबोलिक जेड ये दोनों के दोनों एंटर फंक्शन होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऐड हो जाएगा। बाकी इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखो। आगे बस उनमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपन जब ए एन वैल्यू और ए एन वेक्टर पढ़ेंगे तब अपन उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इसके कुछ मैंने पॉइंट है, वो तो मैट्रिक्स ए एन ए टी हैव द सेम ए एन वैल्यू होती है। ये क्वेश्चन जो है ना ये यहाँ से आया था। इफ द ए एन वैल्यूज ऑफ लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा, ये प्रूफ भी करेंगे अपन, अभी फिलहाल के लिए बताऊं, देन द ए एन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर विल बी लैम्डा वन का स्क्वायर होती है। ठीक है ना? और क्यूब का कितना होगा? लैम्डा क्यूब होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर जो ए की एन वैल्यू थी वो क्या थी? 3 और 5। तो ए स्क्वायर की कितनी होगी? 9 और 25। ए क्यूब की कितनी होगी? 27 और 125। अपन को ए क्यूब का पूछा है, ए क्यूब का कितना हो जाएगा? 27 125। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ये अपन सारे प्रूफ भी करेंगे, जब मैं अपन को पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स तो सारे प्रूफ भी करेंगे। क्लियर? ये प्रॉपर्टी सारी लिख देना, अभी भी बहुत काम आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इसने बोला f0 कितना है? f1 ये f3 ये, देन द यूनिक पॉलिनोमियल लेस डिग्री न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड। ये मैं आपको पूरा अच्छे से न्यूमेरिकल मेथड मैंने करा दिया है। आप चाहे तो मेरे न्यूमेरिकल गेट के जो वीडियो है उसमें मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस कराया हुआ है, वहां से पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, फिर आपसे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अभी के लिए लेकिन ये क्वेश्चन इसको करने की जरूरत है। न्यूमेरिकल जो एनालिसिस मेथड होते हैं वो बेसिकली आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हैं। अब ये ऐसे भी कर सकते थे, देखो सीधे फंक्शन के नॉर्मल बेसिक से f0 आपका कितना है? 3 है। f0 3 है। तो कौन से चार ऑप्शन देखो, f0 3 कहाँ आ रहा है? क्या f0 यहाँ पर 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या f0 3 आ रहा है? आ रहा है। क्या f0 3 यहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या f0 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। f ये कितना था? एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, ये शायद आपका f1 था। f1 आपका 5 है। f1 ये 5 आ रहा है क्या? ये आ रहा है f1 5। क्या f3 21 आ रहा है? ये आ रहा है f3 21। तो सारे तीनों ऑप्शन का तो सिर्फ यही ऑप्शन मैच कर रहा है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लगाने की जरूरत ही नहीं है न्यूटन डिफरेंस वाला मेथड। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके थोड़ा अगर आप सोचोगे उससे ही हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो और बाकी इसको डिटेल से पढ़ना है तो मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस करा दिया है। एक और बात, काफ़ी टॉपिक हो चुके अपने, काफ़ी टॉपिक मैंने पहले कराए थे, कुछ टॉपिक्स जो बच्चे वो मैं करा दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप माहौल बनाओ, जो वीडियोज है वो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो जो भी इसके ATC की प्रिपरेशन करता है, क्योंकि 100 व्यू 150 व्यू आता है तो मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि आप लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं हो। सो बेसिक अपने फ्रेंड में शेयर करो और एक अच्छा माहौल बनाओ, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो मुझे भी लगे कि हाँ स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे भी मज़ा आए वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो मैं देखता हूँ 5 6 6 7 कमेंट आते हैं तो मेरे को मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो ये अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करा करो। और आपकी ATC की डेट, एग्ज़ाम डेट है वो काफ़ी आगे चलेगी, क्योंकि आपका फॉर्म 29 तक हो गया है। तो आई थिंक आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल मई के अप्रॉक्स होगा। तो आपके पास में इनफ टाइम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो, काफ़ी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैथ्स के लिए मेरे वीडियोस देख लेना, और प्लस जो मैं वीडियो करा रहा हूँ वो कुछ टॉपिक बचे हैं वो मैं तुम्हारे ATC एग्ज़ाम से पहले करा दूंगा। और आप RRB JEE के वीडियोस देख सकते हो, अगर आपको वो जो नॉन टेक मैथ्स आती है उसको इम्प्रूव करना है, और रीजनिंग के भी देख सकते हो। तो मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं, जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा वो बहुत डिटेल में कराऊंगा, और उससे अगर आपने कॉन्सेप्ट सारा समझ लिया और खुद कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली तो वो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे मैंने बीटा गामा कराया, या मैंने फंक्शन कराया, या डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी जो भी फंक्शन जो, या इंटीग्रेशन कराया, तो उतना आप करके जाओगे तो आपके इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर? बाकी आप लोगों को मुझे मोटिवेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, कमेंट करके, एक माहौल बनना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि यार हाँ स्टूडेंट काफ़ी पढ़ रहे हैं,
देन मेरी भी जो मेरा भी मन करता है हाँ चलो ठीक है, स्टूडेंट इतने पढ़ रहे तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए ऐसा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं बताता हूँ, मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस फिर से करा दूंगा। जो भी टॉपिक कराऊंगा वो बहुत डिटेल से करूंगा। देखो न्यूटन बाइसेक्शन, ये सॉरी बाइसेक्शन मेथड होता क्या है, पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं उसके बाद देखते हैं बाइसेक्शन मेथड। देखो मान लो कोई y इक्वल टू फंक्शन था एफ एक्स, ऑफ एफ एक्स का ग्राफ क्या था, एफ एक्स ग्राफ ऐसा कुछ था। आपको पता होना चाहिए रूट, रूट जो होता है, रूट की डेफिनेशन क्या होती है, रूट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शंस कट द एक्स एक्सिस। मतलब फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर कट कर रहा है। सपोज एक फंक्शन है ऐसे करके गया, तो इसने फंक्शन कितने बार, एक्स एक्सिस कितनी बार कट किया, 3 बार, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 बार, 3 रूट्स होंगे। तो बेसिकली एक चीज मुझे बताओ, अगर कोई फंक्शन है उसने ऐसा कट किया तो उसका रूट रूट कितना है, 1। अब मान लो ये वैल्यू x0 थी, ये वैल्यू x1 थी, ये वैल्यू x2 थी, तो फंक्शन x2 पे कितना आया, नेगेटिव। x1 पे कितना आया, सॉरी x1 पे कितना आया, पॉजिटिव, x2 पे आया नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि x0 से लेफ्ट जाने पर फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है और राइट जाने पर फंक्शन नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब 100% इसके बीच में एक फंक्शन x0 है, एक वैल्यू है x0 जहां पर फंक्शन का रूट आ रहा है। अब मैं अगर आपको एग्जांपल देता, सपोज ये होता, तो ये मान लो x0 है और ये x1 है और x2 है। अब आपने x0 से पहले चेक किया तो फंक्शन पॉजिटिव आया, x0 के बाद चेक किया तो पॉजिटिव आया। तो मुझे बताओ x0 इसका रूट है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि उससे पहले जाने पर, बाद में जाने पर कहीं पे फंक्शन x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसका रूट नहीं होगा x0। अब मैं ऐसे बात करूं, ऐसे जा रहा था फंक्शन, तो ये x0 पॉइंट था, आपको पता नहीं है x0, आपको सिर्फ x1 x2 पता है। अब आपने x2 चेक किया तो पॉजिटिव आया, x1 चेक किया तो नेगेटिव आया, तो आप श्योर है कि x1 और x2 के बीच में एक रूट होगा। तो सिंपल बाइसेक्शन मेथड क्या बोलता है कि लेट x0 अगर उसका रूट है तो x0 से पहले x1 और x2, अगर एक जना पॉजिटिव या नेगेटिव दे रहा है या दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव दे रहा है, तो इन दोनों के बीच में ये x0 रूट लाई करेगा। और ये x0 निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा बाइसेक्शन करना है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करना है। और ये करते रहना जब तक कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं मिल जाता है। क्लियर है, ये तो हुआ थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है, अब करते हैं अपन इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा उसको रफ कर लेते हैं। तो सिंपल सा मुझे देखना, मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट, अपन को इंटरवल इसने पहले दे दिया है, कई बार इंटरवल दिया नहीं होता है। तो देखो सिंपल सा, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, इसको मान लो आप एफ एक्स। अब F1 चेक करो, तो F1 चेक करने पर 1 माइनस वन, ये आया -1 तो नेगेटिव। फिर चेक करो F2 चेक करो, क्योंकि आपको F2 दिया हुआ, तो 4 माइनस 2 माइनस वन, 1 विच इज पॉजिटिव। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में इसका रूट लाई करेगा। अब x0 निकालने के लिए क्या करो, x0 कितना होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो ये 1 प्लस 2 बाई 2 कितना हो जाएगा, 3/2 मतलब 1.5। 1.5 पे चेक करते हैं क्या आएगा, तो 1.5 पर ये इसको एफ एक्स को चेक करो, 1.5 कितना होता है, 3/2, फटाफट चेक करो। तो ये होगा 3/2 को 9/4 माइनस 3/2 माइनस 1, एलसीएम आएगा 4, 9 माइनस 6 माइनस 4, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखो ध्यान सुनना, f3/2 नेगेटिव आ रहा है और f2 क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। f1 क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो देखो f1 नेगेटिव, f2 पॉजिटिव, f3/2 नेगेटिव। तो सिंपल सी बात, इस केस के बीच में रूट लाई नहीं करेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। आ रही है बात समझ में, तो इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है। अब वैसे ही x0 निकाल दो, 2 प्लस 3/2 का हाफ करके, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा भैया 7/4। कितना हो जाएगा, 2 to the 4 प्लस 3 7/4 हो जाएगा। अब x0, अब 7/4 पर चेक करो, तो 7/40 पर चेक करोगे तो f(x0) वो कितना है, 7/4। कैसे चेक करोगे, इसी फंक्शन में रखो, तो ये होगा 49/16 माइनस 7/4 -1, टेक एलसीएम 16, 49 माइनस कितना रहेगा, 28 माइनस 16, 28 माइनस 16 कितना हो गया, 44 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, f3/2 नेगेटिव आ रहा था, f7/4 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में रूट होगा। आ रही बात समझ में, आ रहा है, इसके बीच में अप्रोक्सीमेट रूट होगा।
तो अगर 3/2 और 7/4 के डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? ये 4, 2 टू द 4, और ये इसको आप करोगे, इसको कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कर दो, ये आ जाएगा 13/8 आ जाएगा। 13/8, अब देखो धीरे धीरे 13/8, 13/8 पर काउंट करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली समझ में आ जाएगा कि 7/4 था ना, वो उसका नीचे नीचे मतलब सबसे करीब रूट था 7/4। 13/8 कितना हो जाएगा निकालोगे तो ये करीब करीब 1.75 के अप्रोक्सीमेटली घूमता रहेगा ये। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 1.75 आ जाएगा। 13/8 भी उसके अप्रोक्सीमेटली होगा, ठीक है। 1.7, 1.7 ये घूमता रहेगा, तो 1.75 इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में? तो ये मेथड था अपन, और इसको डिस्कस करेंगे आगे जब अपन इंटरैक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? गलत स्टेटमेंट कौन सा है? देखो जब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में पढ़ाया है, फिर से मैं पढ़ा दूंगा। द सीरीज 1 टू द पावर इन्फिनिटी कन्वर्जेंट, बोला द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अपन को पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। गलत कौन सा है? तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट क्या होती है? मैंने वीडियो बनाया हुआ। कर्जेंट मतलब जिसकी वैल्यू जाकर इन्फिनिटी जाकर जीरो हो जाती है, जिसकी जीरो जाएगी कल समीशन निकालेंगे, तो दैट्स वाई कन्वर्जेंट होगा। एक कॉची इक्वेशन ऑफ रियल नंबर नीड नॉट बी बाउंडेड, गलत है, हमेशा बाउंडेड होना चाहिए अगर कॉची का सीक्वेंस लगा रहे हो। ये सब अपन पढ़ेंगे जब अपन डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस वापस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल से सेकंड अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इजीली क्वेश्चन हो जाता है, कुछ भी इसमें कुछ नहीं है। ये आप पढ़ते, मैं पढ़ा था तो सबसे पहले लाइन ही बताता कॉची इक्वेशन रियल नंबर नीड बी बाउंडेड, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन तक कर सकते हैं अपन ना, थ्योरी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको फॉर्मूला याद रखना, द लेंथ ऑफ द कर्व। जब अपन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे तो अपन करेंगे द लेंथ ऑफ द कर्व। सपोज लेंथ ऑफ द कर्व, इसको मान लो आप LO लेंथ ऑफ कर्व। इसका फॉर्मूला रख लो A से B रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर dx। B क्या हो जाएगा? ये इसमें रख दो वैल्यू, A से B हो जाएगा 0 से 1। अब इंटीग्रेशन ये तो आता ही होगा आपको, इसका डिफरेंशियल करोगे कितना आएगा? 3/2 x की पावर हाफ। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9/4, और ये x हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। कर लोगे ये तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन आ जाएगा 1/27 की पावर। सिंपल सा वन, इसका इंटीग्रेशन करना है x की पावर हाफ, 3/2 प्लस 3 नीचे अपन 3/2 हो जाएगा, 3/2 पर चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ये सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द पी सीरीज n इक्वल टू डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है जब सीरीज इन्फिनिटी की तरफ जाती है, हम इन्फिनिटी की तरफ जाता है। अब देखो इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है डाइवर्जेंस कन्वर्ज, वो देख के आपको आ जाएगा। ये कोई भी बुक पढ़ोगे उसमें फर्स्ट चीज लिखी होती है कि पी की वैल्यू जो होनी चाहिए ना वो भैया 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, सपोज पी की वैल्यू 1 से बड़ी होती तो क्या होता? सपोज ये 2 होता तो 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि ये वैल्यू धीरे धीरे 1/2 स्क्वायर बड़ा था, फिर ये छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, जाते जाते जीरो बन जाएंगे, क्योंकि पी की वैल्यू क्या आ रही है? 1 से आपने बड़ी ले ली है। अब ये पी की वैल्यू 1 से छोटी लेती है और जो के बराबर ली होती है, तो ये वैल्यू कम होने की बजाय उल्टा बढ़ती, बढ़ती तो मतलब क्या होती है? डाइवर्जेंस की तरफ जाती है, मतलब इसका सम जो है ना वो बड़ा होता जाता, बड़ा होता जाता, मतलब ये आंसर एकदम राइट होगा। समझ में? अब चलो लास्ट एक क्वेश्चन बच गया है, ये क्वेश्चन करते हैं और आपका ये पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो आराम से। कैलकुलेट टू सबसेट्स ऑफ आर क्यूब इज गिवन एज, ये S1 ये दिया हुआ है, S2 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन को पूछा ना लीनियर डिपेंडेंट क्या होगा या लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होगा। तो सिंपल सा देखो, मैं एक थ्योरी लिखता हूँ, ये वेक्टर क्वेश्चन है। द सेट ऑफ वेक्टर्स x1, x2 और ये xn दिया हुआ है, और अगर किसी नंबर r है x1, r2, x2 प्लस r3, x3 ऐसे मल्टीप्लाई करने पर अगर इसका आंसर 0 आ जाता है, वेयर r1 r2 जो है वो बिलोंग्स टू r है, और एटलीस्ट r1 r2 r3 में से एक नॉन इक्वल टू 0 है। एक, ऐसे नहीं सारे के सारे जीरो नहीं ले सकते एक साथ में, एक नॉन जीरो, तीनों में से एक नॉन जीरो है, तो ये फंक्शन जो होता है वो होता है लीनियरली डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? लीनियरली डिपेंडेंट। कहने का मतलब ये है, ध्यान सुनना, कहने का मतलब इस क्वेश्चन को लूँ तो अगर मैं बोलूँ r1 और ब्रैकेट में 2 3 1, r2 ब्रैकेट में लूँ 1 0 5, क्या कर रहा हूँ मैं? इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला।
और R3 010 और R4 001, अगर मैं ये R1 R2 R3 की वैल्यू कुछ लेकर जीरो कर सकता हूँ तो ये मेरा लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर इंडिपेंडेंट। अब सोचो क्या हो सकता है क्या? ठीक है, सोच सोच के देखना कैसे करोगे। अब देखो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 2R1 3R1, फिर क्या आएगा? R1। इसको करोगे तो कितना आएगा? R2। अब देखो उससे एक काम करते हैं ना, एक सेकेंड ना, हाँ ये दिया हुआ आपको। अब इसको आप खुद मल्टीप्लाई करना, इसको ऐड करना, इसको ऐड करने की इक्वेशन निकालना और R1 R2 R3 की वैल्यू निकालने की कोशिश करना। सोचो, देखो मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ। देखो ऊपर वाला अगर जीरो करना है, अगर मैं इसको 1 लूँ, इसको 1 लूँ और इसको मैं 1 लूँ, और ये क्या था यहाँ पर? ये था जीरो, ये जीरो था, ये जीरो था। या फिर इसको 1 ले लो, इसको -1 ले लो, तो देखो ऊपर वाला जीरो हो रहा है। ऐसे ही 1 लोगे, ऐसे करके आपको चेक करना है। R1 R2 R3 R4 लिखना है। तो अगर ये जीरो आ जाता है, सॉल्व करके तो आ ही जाएगा, तो ये लीनियर डिपेंड हो जाएगा। तो आप ये चेक करके देखोगे तो R1 R2 R3 की ऐसी वैल्यू आएगी जिसके अंदर ये जीरो होगा। ऐसे अगले वाले के लिए चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये थ्योरी बता दी है, सॉल्व आपको करना है। टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैं नहीं कर रहा। R1 R2 R3 R4 जो होगा उसको आप सिंपल से उसको ऐसे कर लोगे। तो देखो मेरे को पता है कुछ स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर आपको उसको पूरा सॉल्व करना चाहिए, तो भैया सॉल्व करके भी देखता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो छोटा क्यों नहीं हो रहा ये, चलो सॉल्व कर लेते हैं ना। तो क्या आता है देखो, सॉल्व करने पर ये आता है भैया R1 ये होता है 2 3 1, R2 105 और R3 एक मैं करके बताऊंगा, फिर आपको ये करना है। तीन है कितने हैं? 010 010, ये दिया हुआ है, इसको मुझे जीरो करना है। तो सबसे पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी? 2R1 प्लस R2 प्लस जीरो, आगे जीरो हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। अगली इक्वेशन क्या आएगी? 3R1 प्लस जीरो प्लस R4। अगली इक्वेशन क्या आएगी? R1 फिर 5R2 फिर R3 फिर जीरो, और ये क्या होनी चाहिए? 0 0 0। ऐसे कोई वैल्यू आ सकती है? देखो अब 2R1 प्लस R2 किया मैंने तो वो जीरो आया, इसका मतलब R1 जो है वो -R2/2 के बराबर है। अब यहाँ से क्या रहा? 3R1 प्लस R4 जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे R1 की वैल्यू कितनी मिल गई? -R4/3 मिल गई, ठीक है। लास्ट में देखो ये R1 प्लस 5R2, R1 प्लस 5R2 प्लस R3 इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे? अगर R1 और मैं 5R2 की जगह मैं वापस R1 रखूँ, माइनस क्या आ जाएगा? R2 कितना था? माइनस का 2R1 प्लस R3 इक्वल टू जीरो। सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो इतनी आप 80s की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। तो ये जगह R3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9R1 आ जाएगा। अब देखो मैं सबको R1 के रेस्पेक्ट में, देखो अगर अब सिंपल सा, अब मैं अगर R1 की वैल्यू 1 लूंगा तो R2 की वैल्यू भी कुछ आ जाएगी और R3 की वैल्यू भी कुछ आ जाएगी, R4 की भी आ जाएगी। वो वैल्यू यहाँ पुट करने पर ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप R1 R2 R3 R4 की वैल्यू निकाल पा रहे हो, इसका मतलब लीनियर डिपेंडेंट आना ही आना है। अब सेम ऐसा क्वेश्चन ही अगला वाला भी कर देना, तो आपको पता चलेगा बोथ S1 एंड S2 आर लीनियर डिपेंडेंट होती है। क्लियर? तो ये आपका था पेपर। पेपर मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है, अगला पेपर भी सॉल्व करेंगे। अब जो वीडियोस होंगे वो आपके मोटिवेशन पे डिपेंड करेंगे, आप कितना ज़्यादा शेयर करते हैं। अगर अच्छा माहौल लगेगा तो अपन बहुत सारे टॉपिक कराएंगे आपको, तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।